चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को औसत ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग एवरेज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर एवरेज। अगला क्वेश्चन आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं। बताइएगा कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 10,48,576 और 16,384, या बी नंबर 65,535, या 256, या फिर ए और बी दोनों। दो नंबर का आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आपका एक नंबर। 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में कौन सा टैब चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब के द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास फाइल, इंसर्ट, न्यू, या फिर डाटा। 3 नंबर का आंसर बताइएगा। तो इंसर्ट कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल में इंटर न्यूमरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल में न्यूमरिकल वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, या फिर अनलाइन। 4 नंबर का आंसर बताइएगा। 4 का आंसर होगा आपका 2 नंबर, राइट अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट सेल में इंटर न्यूमरिक वैल्यू का अलाइनमेंट जो होता है वो राइट अलाइन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में किस पैकेज में होता है। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। ऑप्शन है आपके पास MS ऑफिस, क्रोयल ड्रॉ, पेज मेकर, या फिर टैली। 5 का आंसर बताइएगा। 5 का आंसर होगा आपका ए नंबर, MS ऑफिस में। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है, तो MS ऑफिस में होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा 6 नंबर। 6 नंबर का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 31। किसी भी MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। तो सही जवाब है इसका 31। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पेरिडिफाइन फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करते हैं। मतलब कौन सा पेरिडाइन फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। 7 का आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब होगा आपका फंक्शन। फंक्शन पेरिडाइन फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। कौन सा एक्सेल का टर्म नहीं है। ऑप्शन है सेल, दूसरा है रो, तीसरा है कॉलम, चौथा है आपका डॉक्यूमेंट। 8 नंबर कैसे बताइएगा। तो आपको पता है कि एक्सेल में सेल होते हैं, कॉलम होते हैं, रो होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर डॉक्यूमेंट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की कौन सा फार्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्टित है। कौन सा फार्मूला आपका सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ABCD में बताइएगा। 9। 9 का आंसर है आपका 3 नंबर। ठीक है। इक्वल टू सम A1:A10। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है के पास कि अगर आप अपने वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आप वर्कशीट में सीधा एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका फार्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, या फिर स्पेस बार। 10 का आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 1 नंबर, फार्मूला बार। फार्मूला बार के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट और एंटर कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह का पेज ओरिएंटेशन से अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज, या ऊर्ध्वाधर। 11 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगर आप चौड़ा फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको लैंडस्केप मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल फार्मूला सेल का एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है आपका, तो बताना है रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस,
या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस या फिर सभी। 12 का आंसर बताइएगा। 12 का आंसर है आपका 3 नंबर, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक एक्सेल का एक ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को, ठीक है, जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने का काम को आसान बनाता है। ऑप्शन है ऑटोफिल, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, या फिर ए और बी दोनों। बताइएगा। 13 का आंसर है आपका 3 नंबर, ए और बी दोनों। मतलब ऑटोफिल और ऑटो करेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को काम को आसान बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कि सेल निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल को स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो संख्या के पहले क्या टाइप किया जाता है। 14 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन है हैश, डॉलर, प्रतिशत या स्टार। तो इसका सही जवाब है आपका 2 नंबर, डॉलर। ठीक है, सेल को निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या से पहले हम लोग डॉलर टाइप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, MS एक्सेल 2010 का टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। बताइएगा। .docx या फिर YLTX, ZLTX या XLTX। MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। 15 का आंसर है आपका 3 नंबर, XLTS। .XLTS का इसका टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि एक्सेल वर्कशीट को चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास फॉन्ट के साइज का आकार बदल के, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, या फिर वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन का विकल्प चुनकर। बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर है आपका 4 नंबर, वर्कशीट में जिस अंश को आपको प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट करके डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुन करके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए आपके पास कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी है कि सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करता है जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। बताइएगा इसका आंसर। 17 का आंसर है आपका 4 नंबर, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, मतलब सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन के साथ रॉ या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा उस रॉ या कॉलम में सूचना देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास स्प्लिट, फिल्टर, ऑरेंज या फ्रीज पेंस। स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर या फ्रीज पेंस। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपका 4 नंबर, फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑप्शन के साथ रॉ या कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, तो फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेंस। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कौन स्वतंत्र डिजाइन है, कौन स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ग्राफिक्स, स्टाइल, पिक्चर्स या थीम। 19 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर है आपका 2 नंबर, स्टाइल। स्टाइल है क्या आपका स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में प्रयोग किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका 125, बी 375, 235 या 255। तो इसका आंसर है आपका 4 नंबर, 255। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं, तो 255। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं। बताना है कि MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सेल ट्रिप, सेल रेट, कॉलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका 1 नंबर, सेल ट्रिप। MS एक्सेल में कमेंट्स लिखने को हम लोग कहते हैं सेल ट्रिप। अगला क्वेश्चन आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में
किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? ऑप्शन है आपका रिव्यू में, इंसर्ट में, होम टैब में या फिर डाटा में। इसका आंसर है आपका 1 नंबर, रिव्यू में। रिव्यू वाले टैब में आपको प्रूफिंग ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है? ऑप्शन है आपके पास कि विंडोज पर आधारित प्रोफेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, या फिर डॉस के आधार पर स्प्रेडशीट पैकेज, या फिर डॉस के आधार पर प्रोसेसेस पैकेज। 23 का आंसर है आपका नंबर 2 नंबर, विंडोज पर आधारित यह एक स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3 या फिर बुक 4? तो इसका आंसर है आपके पास 1 नंबर, बुक 1। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन या इनमें से कोई नहीं। 25, इसका आंसर है आपका 3 नंबर, पोर्ट्रेट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पोर्ट्रेट होता है। अगर आपको चौड़ा में प्रिंट निकालना है तो हम लोग लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कि जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह कौन सा शीट कहलाता है? अगर आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे हैं तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका रिफ्रेशिंग मल्टीपल, क्रॉप या भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके पास 1 नंबर, रिफ्रेशिंग मल्टीपल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि कौन स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न भागों में किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है आपका। इसका आंसर होगा आपका 1 नंबर, सॉरी, इसका आंसर है आपका 2 नंबर, थीम। स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है तो थीम का। स्टाइल भी चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। किस टाइम में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? किस टाइम में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? ऑप्शन है आपके पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर व्यू। तो इसका आंसर है आपके पास 2 नंबर, इंसर्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट के सेल एड्रेस को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट के सेल एड्रेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, या फिर पहले कॉलम फिर रो का नाम। इसका आंसर है आपका, बताइएगा, 4 नंबर, पहले कॉलम फिर रो का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। अगला क्वेश्चन आपके पास कि एक किसका उदाहरण है? फंक्शन का, सेल एड्रेस का, फार्मूला का या फिर वैल्यू का? तो इसका सही आंसर है आपके पास 3 नंबर, यह फार्मूला का उदाहरण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास कि किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत सेल को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कॉमा या फिर कॉलन। इसका सही आंसर है आपके पास 4 नंबर, कॉलम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास कि कौन सा MS एक्सेल 2010 संरेखन का एक सामान्य प्रकार नहीं है? बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ये सभी प्रकार आपके 2010 में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। चयनित सेल का निष्पादन करने में किसका संयोजन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 1 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अगला क्वेश्चन आपके पास कि एक्सेल की कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? कौन से फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का B नंबर, F2, एडिट मोड पर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ
चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 1 नंबर कंट्रोल आर। दाईं ओर के सक्रिय को सेल के चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। अगला क्वेश्चन है, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल एक्टिव सेल कहा जाता है? किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? डॉस में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पॉइंट में? तो इसका सही जवाब है आपका 36 का 3 नंबर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम या फिर लिब्रे? 37 का आंसर है आपका 3 नंबर क्वांटम। यह एक ऑफिस पैकेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है? ऑप्शन है आपके पास चार्ट शीट का, फोटेज का, वर्कशीट का या फिर वर्ड बुक्स का? तो 38 का आंसर है आपके पास 3 नंबर वर्कशीट का। वर्कशीट को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्कबुक का एक संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एमएस एक्सेल 2010 के एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? अभी हम लोग देखे थे रो और कॉलम, कितने इसमें कॉलम होते हैं? तो इसमें कॉलम की जो संख्या होती है 16,384। कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 16,384। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? कौन स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है आपके पास 1 नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उपयोग एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? %, डॉलर, हैश या फिर परसेंट का? तो इसका सही आंसर है आपके पास 2 नंबर अभी पढ़े थे डॉलर। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट की संख्या का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बाएं, जस्टिफाई, मध्य या फिर दायां? तो इसका सही आंसर है आपके पास दाईं ओर। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट दाईं ओर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें संदर्भ में कौन सा एड्रेस होता है? एमएस एक्सेल के वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में कौन सा सेल एड्रेस होता है? ऑप्शन है F7, F6, G6 या फिर G7? तो इसका सही आंसर आपका 3 नंबर G6। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के 5वें स्तंभ के 10वें पंक्ति में मौजूद सेल एड्रेस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हाँ